हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई करना। मैं आकाश कुमार एएस क्लासेस की ओर से हार्दिक आपका स्वागत करता हूं। आज का जो आपके क्लास होने वाले हैं, जो आपका इकोनॉमिक्स है ना, इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इकोनॉमिक्स, जैसा कि हम उस दिन पिछले वीडियो में हम बता चुके थे कि उसमें से बीबीआई जो होता है चैप्टर, उसमें से कौन सा होता है ना कि उसका जो ऑब्जेक्टिव हम छाट छाट के लेके आए हैं। आपका रेगुलर क्लास ना होने के कारण यही था कि उस पर अधिक फोकस करना पड़ा। ठीक है ना। जो इकोनॉमिक्स में आपका बहुत ज़्यादा जोर कर दे के बनाए हैं वो आपके सामने है। ठीक है ना। हम एक एक करके पहला चैप्टर का हम जैसे लिखवा रहे हैं, ठीक है, वैसे कर करके हम आपका पूरा यहाँ कॉपी करवा के हम रखे हुए हैं, है ना। ठीक है। हम उस धीरे धीरे करके हम पूरा बताने वाले हैं। तो पहला चैप्टर हमारा जो अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास, हम उसको सबके बारे में एक बार पढ़ाने वाले हैं ना। देखिए, ये हम आज ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं। सब्जेक्टिव पिछले वीडियो में हम करवा चुके हैं, जिसका संसाधन पे करवाए हैं, जो मेन चैप्टर है ना। हम ये सब करवा चुके हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स का नहीं, ज्योग्राफी का करवाए थे। ये इकोनॉमिक्स का हम ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। ऑब्जेक्टिव कहता है कि मानव विकास रिपोर्ट किस घटक के आधार पर तैयार किया जाता है। मानव विकास, एच डी, इसको कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट, HDR। ठीक है ना। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट घटक, किस घटक के आधार पर तैयार की जाती है। कहिएगा। इसमें तो शिक्षा भी देखा जाता है। किसमें क्या क्या देखा जाता है? पहला शिक्षा, पहले किसके आधार पर किया जाता है, ठीक है ना। मानव विकास विकास का आधार कौन कौन चीजों पर किया जाता है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं। इसको उतारते चलिएगा, रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम में, है ना। शैक्षणिक शैक्षिक शिक्षित, दूसरा स्वास्थ्य, और प्रति व्यक्ति है। ये तीनों पे मानव विकास सूचकांक लिया जाता है। हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं ये है क्या, ठीक है ना। ये भारत सरकार द्वारा लागू किया गया है। कैसा है, जिसमें बताता है कि ह्यूमन क्या डेवलप कर रहा है, क्या भारत डेवलप कर रहा है कि नहीं डेवलप कर रहा है। तो किस किस आधार पे? ऐसा नहीं होता कि प्रति व्यक्ति अधिक हो लेकिन यहाँ पे स्वास्थ्य स्थिति सही नहीं होता है, और या शैक्षणिक स्तर सही नहीं है। समझ में आ रहा है ना। यानी ये तीनों चीज का होना अति महत्वपूर्ण है। समझ में आ रहा है ना। ये सब अगर अच्छा रहेगा तो समझिएगा हमारा जो इकोनॉमी है वो आगे डेवलप कर रहा है। समझ में आ रहा है ना। ये जो रिपीटेड क्वेश्चन है आपसे इसमें सब्जेक्टिव भी पूछ सकता है। खास करके इसमें ऑब्जेक्टिव पे बनाया गया है। यहाँ पे देगा ऑप्शन डी में इनमें से सभी, समझे ना। तो आपको उसको चूज करना पड़ेगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्न बिहार का विकास का बाधक है। बिहार में सबसे अधिक जो बाधक क्या बन रहा है, पहले समझिएगा बिहार के बाढ़ के बारे में। ये बाढ़ की स्थिति उत्तरी बिहार में हमेशा आती जाती रहती है ना। बिहार की स्थिति बिहार की उत्तरी जो क्षेत्र है ना उसमें आते जाते रहती है, जिसके कारण से उसमें
कहीं पे जैसे देखे हाल फिलहाल सुन रहे होंगे कि पूरा गांव के गांव कट कट के गंगा नदी में बह गया, समझ में आ रहा है ना, जिसके कारण बेरोजगारी, भुखमरी और फिर रहने की समस्या में दिक्कतदारी आने लगी, ठीक है ना। तो इसमें कह रहा है कि गरीबी, गरीबी तो है, बिहार पिछड़ा राज्य है ना। इसके बाद कहता है बेरोजगारी, बेरोजगारी भी है, बाढ़, सबसे प्रमुख कारण बाढ़ को माना जाता है ना। फिर कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत है? अच्छा, कार्यशील जनसंख्या मतलब सबसे अधिक काम करने वाला। तो देखिए सबसे अधिक काम करने वाला पहला नंबर समझिए कि कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक कार्य के आधार पर प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। बात को समझिएगा, प्राथमिक प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, जिसमें सबसे अधिक काम करता है कृषि क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। बात को समझिएगा, आपसे ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछता है कि प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो आप बोलेगा कृषि क्षेत्र कहा जाता है ना। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। इसमें कहने का मतलब है कि सबसे ज्यादा जो है ना कि रोजगार किसमें मिलता है, सबसे ज्यादा रोजगार की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा कृषि क्षेत्र में मिलता है, क्योंकि अब जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो सबसे ज्यादा जब खेती की जाती है, ये तो संभव नहीं है कि जिस व्यक्ति का जमीन हो वही पूरा का पूरा कर लेता है, ऐसा नहीं है। उसमें हो सकता है मशीन का इस्तेमाल भी किया जाता है, या तो उसे मजूरा लगा के कटवाया जाता है ना, जिससे लोगों को रोजगार मिलती है ना, महिला को, पुरुष को, जैसे धान की कटाई हो गया, बुआई हो गया, इस सब में सब कुछ में मिलता है ना रोजगार। तो सबसे ज्यादा रोजगार की बात किया जाए तो प्राथमिक क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है ना। ये आपका यहाँ से लगभग में हम बता चुके हैं, अच्छा खासा ऑब्जेक्टिव हम आगे और बताने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आर्थिक आधारभूत संरचना माने आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है, जो क्या है, आप आज के दौर में आपके पास क्या मोबाइल नहीं रहेगा तो अच्छा रहेगा ना। आपके पास जैसे मोबाइल हटा दिया जाए तो क्या होगा बताइए। आर्थिक आधारभूत संरचना का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है संचार है। क्या है? आर्थिक संरचना। आर्थिक संरचना का आधारभूत जो है क्या है? संचार है। समझे कि नहीं? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय माने राष्ट्र आय के अनुमान कब लगाया गया? तो लिख लीजिएगा 1800। बात कर राष्ट्रीय आय, सर्वप्रथम कब लगाया गया? तो ये तो हो गया था 1868 में, यानी अंग्रेजों के शासन काल में ही इसका राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया था। समझ में आ रहा है? यानी आपका समझिए मेन मेन जो टॉपिक है उसको हम पढ़ा रहे हैं, उसमें नहीं, आपका पूरा चैप्टर का हम जो ऑब्जेक्टिव है उसको खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। हम एक क्वेश्चन को डिफिनेट करके 3-4 क्वेश्चन बना रहे हैं ताकि आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे, आप समझा भी रहे हैं, ठीक है ना। अब जो अगला क्वेश्चन है हमारा, कहता है कि आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों को जीवन स्तर ऊंचा हो जाए वो क्या कहलाती है? समावेशी विकास। समावेशी विकास समझिएगा, जिसे जब
सबका जो जीवन ऊंचा हो जाता है ना, तो उसे समावेशी विकास कहते हैं। ठीक है, आर्थिक विकास जब डेवलप करने लगता है तो समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाता है। ठीक ना, सब समाज के सब पढ़े लिखे लोग होते हैं। ठीक है ना, गलत का पे कदम उठाते हैं, गलत जहाँ पे विचार वगैरह रहता है वहाँ पे अपनी सहमति देके अच्छे करने का प्रयास करते हैं, है ना। बिहार के विकास के बिना भारत का विशाल माने विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है बताइए तो। यह तमिलनाडु में रहने वाले व्यक्ति हैं, इसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है ना, ये जो थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इन्होंने कहे थे कि जब तक कि बिहार का विकास नहीं होगा तब तक पूरे भारत का विकास नहीं हो पाएगा। अब हो सकता है अलग अलग राज्य को कितना भी डेवलप कर लीजिए, उससे मतलब नहीं है, जब तक कि पिछड़ा राज्य यानी बिहार और पहले उसके माध्यम से, अभी अपडेट बुक नहीं ना आपका, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, ये सब पिछड़ा राज्य कहलाता था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश काफी आगे बढ़ चुका है, लेकिन बिहार वही का वही है, और नीतीश कुमार के बहुत योगदान है उसमें कि आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, लिखते जाइएगा। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था बताइए आप, आपको तो सबसे पहले पता होना चाहिए ना। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च कितना कहिएगा? 1950 में। 15 मार्च 1950। तो क्या हुआ था? योजना आयोग। इसका नाम बदल के 2014 में क्या कर दिया गया? नीति आयोग। योजना आयोग 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको क्या कर दिया? नीति आयोग। नीति आयोग। समझ में आ रहा है ना? अब कोई भी डाउट होता है तो कृपया कर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। ठीक है ना, कृषि का विकास जो पंचवर्षीय योजना जो चला था, जो पंचवर्षीय योजना जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्टार्ट किए थे कि 5 साल जो कर करके डेवलप करेंगे, तो सबसे पहले जो किनका विकास करवाया गया था? कृषि क्षेत्र में। किसमें विकास कराया गया था? तो कृषि क्षेत्र में। आप लोग जरूर बोलिएगा किसमें करवाया गया था? तो कृषि क्षेत्र में सबसे पहले विकास की प्रक्रिया को चालू करवाया गया था। मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो हम सबसे पहले क्वेश्चन बता चुके थे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो मानव विकास रिपोर्ट जो है, मानव विकास सूचकांक, ठीक है ना, जो किसके द्वारा चालू किया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना। भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री ने? भाई कितना आसान क्वेश्चन है। बोल रहा पहला पहला क्या बोल रहे हैं? भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट। ठीक है ना, मानव विकास रिपोर्ट पहले नंबर समझिएगा। मानव विकास जिसमें बता दिए कि 3 वो होना चाहिए डेवलप, तब भी आगे डेवलप कहलाता है। तो ये पहले आप इतना सेंस भी लगा सकते हैं कि सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन बने? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं किए हैं तो वही ना रहेंगे? ऐसा तो है नहीं। 1950 में कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री ने जारी किया था? जैसा कि हम आप लोगों को बताए हैं, है ना। तो किस आयोग को कमेटी सतत पौषत्वीय विकास के आधारभूत की है? ये तो उतना नहीं इंपॉर्टेंट है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? देखिए, एक होता है पूंजीवादी, एक होता है समाजवादी। समझने का प्रयास कीजिएगा उसको भी, हम आपको सब्जेक्टिव भी लेके चल रहे हैं। ठीक है ना। ठीक है, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो आप जानिए कि पूंजीवादी जो अमेरिका है, जो पूंजीवादी एक देश है। कौन सा है?
अमेरिका पूंजीवादी देश है क्योंकि जी वहाँ का जो है ना हर एक चीज प्राइवेट है, हर एक चीज प्राइवेट है। और समाजवादी यानी सब समाज का है, सब किसका है? समाज का। समाज यानी सरकारी है, क्या? जो जिसपे पूरा माने जो हक होता है पूरा सरकार पे होता है, सरकार का होता है ना। तो फिर समाजवादी मिश्रित जो हमारा ये चीन में समाजवादी देश, चीन एक समाजवादी देश है। चीन, क्यूबा, ये सब क्या है? समाजवादी देश है। और ये जो अमेरिका, जापान वगैरह है जो पूंजीवादी है। एक मिश्रित अर्थव्यवस्था जो हम लोग भारत है, भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्या है? मिश्रितवादी एक अर्थव्यवस्था है जिसमें समाजवादी और पूंजीवादी दोनों है ना। जैसे आप लोग कहीं कहीं सरकारी नौकरी भी करते तो सरकार भी शासन कर रहा है, ऊपर से प्राइवेट जो बिजनेस वगैरह करता है, जहाँ पे सरकार के सभी साधनों का हक सरकार तथा निजी व्यक्ति का होता है। इसमें खाली निजी व्यक्ति का, प्राइवेट आदमी के रहेगा, एक में खाली सरकार ही का रहेगा। समझ में आ रहा है ना? सब कुछ सरकारी है। ठीक है, इसके अब आगे बताते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र में हरित क्रांति से संबंधित है? हरित क्रांति आप पहले नंबर समझिए। क्या आसमान हरा होता है? नहीं। इंडस्ट्री हरा होता है? नहीं। तो हरा क्या होता है? सेवा क्षेत्र भी हरा नहीं होता है। क्षेत्र तो तीन है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में होता है कृषि, यानी हरा हरा भरा सब कुछ, गार्डन बगीचा A to Z हरा भरा। समझ में आ रहा है ना? तो इसमें क्या संबंधित किससे है? हरित क्रांति, हरा यानी समझ में आ रहा है ना कि फसलों के उत्पादन में तेजी से हो रही वृद्धि को हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो सबसे जब फसल हो रहा है तो कब किस में होगा? उद्योग में होगा? सेवा क्षेत्र में होगा? नहीं ना। आपका जो कृषि क्षेत्र है उसी में उत्पादन में वृद्धि हो सकता है ना। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कृषि क्षेत्र। ठीक है, बिना वक्त जाकर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो बिहार राज्य है, बताइएगा। मैंने कह रहा है कि सबसे ज्यादा जो बिहार में है किस चीज की खेत माने सबसे ज्यादा क्या किया जाता है? या तो होता है कोई बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, पता है ना, यह एक कृषि प्रधान राज्य है। कोई को रहता है पशुपालन में अधिक रहता है, उद्योग में अधिक रहता है। समझ में आ रहा है ना? खनिज में कोई को अधिक होता है, जैसे झारखंड है ना, खनिज इतना प्रचुर मात्रा में पाया जा रहा है, क्या बता। कह रहा कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? आर्थिक क्रिया जो अपने जैसे होता है पशुपालन भी होता है, खनन होता है, कृषि होता है। समझ में आ रहा है ना? कृषि, पशुपालन, खनन, ये तीनों को किसमें किया गया है? पशुपालन में। ठीक है, खनन में किया गया है। अब आगे देखिएगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है, बताइए तो। अच्छा, गुण काहे ला? सब कुछ सरकारी, तो सरकार की अपनी मनमानी करेगा, सब पे शासन करेगा? नहीं ना। ये किस लिए सरकारी किया गया? कि समाज के कल्याण कर सके। क्या कर सके? समाज का कल्याण कर सके। ठीक है ना? लेकिन भारत में अगर समाजवादी एक देश पहले बनाया गया था, लेकिन फिर हटा दिया गया। ठीक है ना? जब समाजवादी बनाया गया था तो बहुत ही दुष्परिणाम भुगतना पड़ा भारत, है ना। अब आगे देखिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितना थी? ये बार बार पूछा गया आपसे एग्जाम में, सवाल है कि 2011 के अनुसार, कितना के अनुसार? 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़। अभी याद रहे, भारत अभी एक नंबर पे है जनसंख्या के माध्यम से। समझ में आ रहा है ना? 121 करोड़ है। अब अगले क्वेश्चन के ओर बढ़ते हैं। ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है, बताइए, सतत विकास से। किससे है? सतत विकास। सतत विकास, समावेशी विकास, ये सब जो विकास होता है ना, किससे संबंधित है? तो समावेशी विकास से। नीति आयोग का गठन कब हुआ गया? हम आपसे क्या बोले, हम जब नरेंद्र मोदी आए तो 1914 में उसका नाम बदल के क्या किया गया?
नीति आयोग कर दिया गया। लेकिन जो मेन जो गठन हुआ ना, जो मेन गठन वो 2015 में हुआ, ठीक है ना, जनवरी 2015 में। तो योजना आयोग को भंग कर कौन आयोग बना? योजना आयोग को भंग करके जब बोले ना कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब भारत में मैंने प्रधानमंत्री बने ना जब, तो उन्होंने उस आयोग का नाम हटा के नीति आयोग कर दिए। क्या कर दिए? योजना आयोग का नाम हटा के नीति आयोग कर दिए। निम्न में से कौन सा बीमारू राज्य कहलाता है? तो देखिए पहले 3 गो राज्य बीमारू राज्य कहलाता है। अभी अपडेट आपका बुक नहीं हुआ है, इसलिए जो पुराना डेटा वही पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, इसे बीमारू राज्य कहा जाता है। आपको भी में लिख भी सकते हैं मध्य प्रदेश, उड़ीसा और बिहार, यह बीमारू राज्य है, ठीक है। और आगे बात करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। मात्र हमारा जो भारत है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है ना। निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? बताइए, हम आपको बता चुके हैं किसे कहा जाता है, कमेंट में जरूर बोलिएगा। तो कृषि क्षेत्र, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1992 ईस्वी में हुआ। 1992 ईस्वी, समझ में आ रहा है? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 1992 ईस्वी में। कह देश में कुल कितने विकास विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? तो कितना है? 15। कितना है? 15 है। द्वितीय क्षेत्र किसे कहा जाता है? बोलिए जल्दी। औद्योगिक क्षेत्र के प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता था? कृषि क्षेत्र। द्वितीय को क्या कहा जाता है? औद्योगिक क्षेत्र। और तृतीय को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? बताइए जल्दी। भारत की आर्थिक व्यवस्था बताइए, मिश्रित आपको बता दी है ना। भारत में सेवा को सामान्यतः कितनों भागों में बांटा गया था? 2 भागों में। कितने भागों में बांटा गया? तो 2 भागों में। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो अगला जो चैप्टर है, राज्य एवं राष्ट्र की आय। राज्य एवं राष्ट्र की आय, ये आपका जो पहला चैप्टर समाप्त होता है। इससे पूछे जाने वाले 2010 से लेके 2025 तक का सभी क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, ठीक है ना। राज्य एवं राष्ट्र की आय। कर राज्य एवं राष्ट्र की आय, माने राज्य और देश का जो है ना आय कितना कितना है। तो कह रहा पूंजी का परिष्कृत परिश्रमिक क्या है? पहले में देखिए उसमें ब्याज लगता है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा? ब्याज। निम्न में से किसका गठन नीति आयोग में राज्यों की भागीदारी में सुनिश्चित करने का लक्ष्य हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद है जो क्या किया, जिस आर्थिक नियोजन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने में लक्ष्य बनाए, ठीक है ना। बिहार में जीवन व्यापन का मुख्य स्रोत क्या है? जैसा कि हम आपको कुछ देर पहले बताए थे कि बिहार में सबसे अधिक मात्रा में कृषि होता है। तब जीवन व्यापन के लिए सबसे ज्यादा किस कार्य किया जाएगा? तो कृषि कार्य क्यों, है ना। और गरीबी रेखा निर्धारण हेतु कैलेरू मापदंड किसके सुझाव पर माने आधारित किया गया, निर्धारित किया गया, ठीक है ना। लकड़ावाला समिति, ठीक है ना, ये जरूर से याद रखिएगा, लकड़ावाला समिति। निम्नलिखित में किस देश का एचडीआई माने ह्यूमन डिस्पल इंस्टीट्यूट नहीं, एचडीआई दूसरा है, रैंक भारत को अच्छा है? बताइए। तो श्रीलंका का। किसका है? श्रीलंका का। राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या आता है? राष्ट्रीय आय अगर ये कीजिएगा ना तो प्रति व्यक्ति आएगा। क्या आ जाएगा? प्रति व्यक्ति आय।
प्रति व्यक्ति आय हासिल होता है, ठीक है ना। सन 2008 से 2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना था, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो 54,850 रुपया। कितना? 54,850 रुपया। भारत में किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? अगर सबसे अधिक की बात किया जाए तो किसका हो जाएगा? गोवा का। सबसे अधिक गोवा का, ठीक है ना। अब कम की बात किया जाए तो बिहार, ठीक है ना। बिहार सिर्फ रंगदारी में आगे है, ठीक है ना। बिहार के लोग रंगदारी में आगे रहते हैं, ठीक। हम भी बिहारी हैं लेकिन रंगदारी हम नहीं करते हैं, देखिए, ठीक है। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? दादा भाई नौरोजी। याद रखिएगा, ये महान इकोनॉमिक्स माने इकोनॉमिक्स ज्ञाता कहा जाता है इन्हें। दादा भाई नौरोजी ने बताया राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान यही ने लगाए थे। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्र सांख्यिकी संगठन, ठीक है ना। केंद्र सांख्यिकी संगठन जो केंद्र से होता है, जो देश के होता है, सबसे देखते हैं ना घरवा में जनगणना में आता है कि कई व्यक्ति हैं, नहीं व्यक्ति हैं, समझ में आ रहा है ना। तो सब ले जाकर केंद्र पे जमा होता है, वहीं से निर्धारण होता है कि कितना जनसंख्या है, नहीं है ना। तो कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? प्रति व्यक्ति आय। अगर जिस व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक होता है, इट इज कॉमन होता है, मैंने बहुत ही कॉमन सी बात है कि अगर जिसकी प्रति व्यक्ति आय रहेगा तो सुखमय रहेगा, क्योंकि पैसा उसके पास दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जिसके पास प्रति व्यक्ति आय कम होती है, ठीक है ना, जैसे बिहार हो गया, बिहार में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, सबसे अधिक है गोवा का। जब जीवन व्यापन करने के लिए पर्याप्त मुद्रा नहीं होता है, पैसा नहीं होता है, तब उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? लगान। जो भूमि करने का मैंने खेती करने के बाद क्या बचता है, तो क्या बचता है हमारा? लगान। कै रुपया लगाए हैं, नहीं लगाए हैं। आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? आय और उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। जैसे आपका जो प्रति व्यक्ति आय है और कितना उपयोग किए, तो फिर जितना जैसे मिला जुला के इतना में टेम्पू के पेट्रोल ये सब लगा, इसे लगा, तो चलाने के बाद जितना मजदूरी आपको अलग करके जितना बचता है, तो उसे क्या कहते हैं बताइए? बचत। मैंने आप बचा दीजिए जितना, समझ में आ रहा है ना। यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? जाहिर सी बात है, किसमें है? प्राथमिक क्षेत्र। किसमें? प्राथमिक क्षेत्र। राष्ट्रीय आय का अर्थ की क्या है? किसी अर्थव्यवस्था के सभी गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी? रैगनर्स ने। किसने दी? रैगनर्स ने। आपका ये जो है ना ऑब्जेक्टिव कि दो चैप्टर में समाप्त कर दिए थे। निम्नलिखित में किसकी संपत्ति तरलता सबसे कम है? अंचल समिति की। किसकी है? अंचल समिति। निम्नलिखित में से क्या आर्थिक गतिविधियां नहीं है? गरीबी। क्या है? गरीबी। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? बताइए। मुद्रा का प्राथमिक क्या माने कार्य क्या है? प्राथमिक पहला काम क्या है? विनिमय का माध्यम, लेन देन का माध्यम, यानी विनिमय का माध्यम। जैसे आप दुकान में जाते हैं तो आपको कोई वस्तु चाहिए, है ना, कोई ऑब्जेक्ट या कुछ भी चाहिए, तो आपको उसके बदले पैसा देना पड़ता है। तो विनिमय का सबसे जो अच्छा माध्यम है क्या है? मैंने मुद्रा का सबसे जो अच्छा माध्यम है जो विनिमय माध्यम। समझ में आ रहा है ना। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? अक्टूबर 1975 में हुआ। कब हुआ? अक्टूबर 1975 में। मुद्रा ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, यह कथन किसका था? मार्टिन लूथर। किसका? मार्टिन लूथर। आप हो सकता है हम बोल रहे हैं तो आप लिख के भी रख सकते हैं। ये आपके एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है ना। ये आपके एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। 2015 से लेके 2025 तक का जो पूछा गया है डेटा, हम उसको एक लाइन पे देखिए हम कॉपी करके लिखवाए हैं। समझ में आ रहा है ना। आगे कहिएगा कि निम्नलिखित में से क्या पूंजीगत वस्तु का उदाहरण है? बताइए। मशीन हो गया, ट्रैक्टर हो गया, उपकरण हो गया, ये सब है ना। किसने कहा कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? हार्टल ब्रदर्स। किसने? हार्टल ब्रदर्स।
ठीक है। आप आपका जो है 2 चैप्टर हम समाप्त कर चुके हैं ना, 2 चैप्टर आपका समाप्त कर चुके हैं। किसने कहा कि मुद्रा वह है जो मुद्रा की कार्य करती है, तो बोलिएगा हार्टेल विदर्स। हम इसका जो है पीडीएफ भेज देंगे, ठीक है ना। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पे हाई लिख के भेजिएगा। मेन जो एग्जाम का जो क्वेश्चन है सब हम उसी में हम भेज दिया करेंगे, या तो मेरा शॉर्ट वीडियो में मिल जाएगा, है ना। अगर आपको लगता है कि आपके पास उतना पर्याप्त समय है कि आपको पूरा जो 2015 से लेके 2025 तक का जितना भी साइंस में पूछा गया क्वेश्चन है आपको उसको करने में सक्षम है, तो कहिएगा हम उसका भी पूरा का पूरा हम आपको पीडीएफ हम भेज सकते हैं, ठीक है ना। वो मेरे द्वारा ही बनाया गया है। खैर अभी सबका नहीं बनाया गया, सिर्फ एसएसटी में जिसका हो गया कि हिस्ट्री का बना दिए हैं, ज्योग्राफी का बना दिए हैं, इकोनॉमिक्स का, ये 3 चीज का हम बना चुके हैं, ठीक है ना। सिर्फ पॉलिटिकल का बाकी है। और साइंस की बात किया जाए तो हम केमिस्ट्री का हम बना चुके हैं और बायोलॉजी का हम बना चुके हैं, ठीक है ना। तो जब तक अगले जब हल्का हल्का सा बचा हुआ है और हिंदी में प्रयास करेंगे कि गद्यांश पत्र लेखन ये सब आप अच्छे को समझा दें, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तब तक बने रहिए एएस क्लासेस के साथ। मैं आपका आकाश कुमार।